दिया सलाई की आखिरी तीली। आज प्रस्तुत है श्री के रामचंद्र मूर्ति के तेलुगु नाटक अग्गी पेट्टेलो आखिरी पुल्ला का हिंदी अनुवाद। इस नाटक के आलेख को आकाशवाणी नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1987 में तेलुगु भाषा में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सुनिए नाटक दिया सलाई की आखिरी तीली। निरीक्षण राव से बेरोजगार समाचार सुनिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दफ्तर के पास प्रतिदिन लगने वाली लंबी क्यू से पता चला है कि देश में बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नौकरी के लिए आवेदन भेजने से डाक टिकटों की बिक्री लगातार बढ़ रही है और वेंकू, अगर तुमने अपना रेडियो बंद ना किया तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा मैं। भाई वाह वाह वाह, क्या जोश है तुम्हारे इस वाक्य में। ऐसा करो चंद्र, तुम फिल्मों के लिए स्क्रीन प्ले लिख डालो, पैसा और नाम दोनों एक साथ मिलेंगे। वन हैट ऑन टू हेड्स। देखो वेंकू, तुम मेरा मजाक ना उड़ाओ। अरे छोड़ो यार इन बातों को। ए चंदर यार, तुम्हें एम्प्लॉयमेंट कार्ड की कसम, अब तो इंटरव्यू की बात बता दो। बताने को रहा क्या। जिस तरह लोग विवाह योग्य लड़की का इंटरव्यू लेते हैं और दावत खाकर जाते समय कह जाते हैं पहुंचकर पत्र लिखेंगे, ठीक उसी तरह हमारा इंटरव्यू होता। पूछेंगे हिमालय की ऊंचाई कितनी है, अटलांटिक महासागर कितना गहरा है, उसमें कितने गैलन पानी है, राजधानी एक्सप्रेस में कितने पहिए हैं। ऐसी बेमतलब की बातें पूछकर कहेंगे आप जाइए, हम इंटीमेशन भेज देंगे। ये भी कोई तरीका है? तो गोली मारो यार ऐसी नौकरी को। लेकिन हाँ, कहानी बहुत बढ़िया है। अरे हाँ, याद आया, थोड़ी देर में मकान मालिक आने वाला है, किराए का बकाया देना है यार। क्या बोलोगे? प्रिपेयर हो जाओ यार। लो आ गया, अब निपटो। चंदर, ओ चंदर, अरे वेंकू आया। आइए आइए, अभी अभी बस आप ही की चर्चा हो रही थी यहाँ। चंद्र कहाँ है? जी वो आज मैं फैसला करके ही जाऊंगा। हाँ, अरे तुम लोगों की दशा पर तरस क्या खाया कि 3 महीने से किराया ही नहीं दे रहे हो? सर वो बात दरअसल यह अच्छी तरह समझ लो, ये आखिरी महीना है और आखिरी मौका भी। जी हाँ, ये आखिरी मौका है। यदि नौकरी ना मिली तो चला जाऊंगा सर, चला जाऊंगा। सर आप अगर गुस्सा ना करें तो एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो। सर आप जब भी आते हैं तो कहते हैं कमरा खाली करो, कमरा खाली करो, लेकिन इस कमरे में तो कुछ भी नहीं है सर खाली करने के लिए। वो मुझे मालूम है। बेटा चंद्र जी, ये लो, ये 100 रुपए रख लो, खाने का प्रबंध कर लेना, ना जाने कब खाया होगा। नहीं सर, हम निरीहों की सहायता करके आप हमारे अंदर जीने की इच्छा पैदा मत कीजिए। सर हर महीने आप किराया लेने आते हैं, किंतु किराया न मिलने पर भी जाते समय हमेशा 100-200 रुपए की मदद ही कर जाते हैं। ये भी एक तमाशा है। अरे मैंने तुम्हें अपना घर किराए पर दिया और मैं ही तुम्हें हर महीने भाड़ा भी दे रहा हूं, कभी 100 कभी 200। क्यों, ठीक है ना? सर अच्छा भाई, मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूं। हाँ। पोस्टमैन चंद्रशेखर जी। अरे पोस्टमैन साहब आ जाइए, दरवाजा खुला ही है। आइए आइए, सब खैरियत तो है? जी ईश्वर की कृपा है साहब। इस मोहल्ले में सिर्फ एक आप हैं जो मेरा हाल चाल पूछते हैं, बाकी लोग तो अपनी डाक लेकर चले जाते हैं। इसीलिए साहब, आपकी डाक ना होने पर भी मैं आपको आवाज देता हूं। ऐसा है भाई कि मेरा कोई अपना तो है नहीं जिसके पत्रों का मैं उत्सुकता से इंतजार करूं। तुम्हारे लाए हुए लिफाफे ही मेरे जीवन को बदल सकते हैं।
आज कुछ लाए हो या नहीं? जी साहब। ये लीजिए, एक लिफाफा है। लाइए। आपके दोस्त वेंकट राव जी बहुत दिलचस्प आदमी हैं। उनसे बातें करके कुछ देर दिल बहल जाता है। अभी कहीं गए हुए हैं क्या? हाँ, इस महीने हमारे कोटे में कम हुई 2 किलो चीनी लेने गया है। ओह, इस महीने त्योहार की वजह से ज्यादा मिल रही है। अरे पोस्टमैन साहब, वेंकट राशन की दुकान पर नहीं गया है। जी। वो तो चीनी जैसी नौकरी लेने गया है। लेकिन बेचारा वो ये नहीं जानता कि वहां पहले ही बहुत चींटे इंतजार में बैठे हैं। चंद्रशेखर जी, आप इतने निराश मत होइए, मुझ पर विश्वास रखिए। एक दिन मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर जरूर लाऊंगा। जी। अच्छा, तुम्हारी सर्विस अभी कितनी बाकी है? अब यही 2 साल। ठीक है, 2 साल बाद तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाना, निराश होने के लिए। जी, मैं मतलब नहीं समझा। अच्छा, अब फिर मिलेंगे। अब मैं आप चलता हूं, अभी डाक बांटनी है ना। जी अच्छा। देखो इस लिफाफे के अंदर क्या है। राजू एंटरप्राइजेस, कम विद ओरिजिनल्स ऑन 12th शार्प 10 AM। शार्प। इस शार्प ने मेरे हृदय पर न जाने कितने शौक मारे हैं। चंद्रमा, ओ मेरे मित्र चंद्रमा, मेरे प्यारे भोले शंकर, कहां हो तुम? आए? अरे तुम तो यही हो, तो फिर बोलते क्यों नहीं हो भाई? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? किसी कंपनी का कॉल लेटर है? आने के साथ इतने सारे प्रश्न कर दिए। बहुत खुश नजर आ रहे हो। इंटरव्यू कैसा रहा? अरे वहीं से तो आ रहा हूं दोस्त। वेरी सिंपल। मुझसे कहा गया कि तेलुगु भाषा के कुछ शब्द बोलो। मैंने झट से गेट, रोड, रेल बोल दिया। पता है इसका जवाब क्या मिला? क्या? मुझसे कहा गया, बेटे तुमको इतना भी ज्ञान नहीं कि ये शब्द अंग्रेजी के हैं या तेलुगु के। वो देखो, वो सामने गेट खुला है, उसके आगे रोड है, उस रोड से सीधे जाओगे तो रेल की पटरी है। बस रेल की पटरी के बीच सर झुकाकर बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद तेलुगु और अंग्रेजी के बीच अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन तुम तो टाइपिस्ट कम क्लर्क के लिए इंटरव्यू देने गए थे। हाँ भाई, सोफा कम बेड के लिए गया था, किंतु सोफा रूपी मेरी डिग्रियों में सिफारिश रूपी स्प्रिंग नहीं है ना। बस व्यर्थ के प्रश्न पूछकर भगा दिया वहां से। इसमें नई बात कौन सी है? अच्छा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्यों, भूख लगी है? अरे वो तो हमारी कुलदेवी हैं, लेकिन एक नया आइडिया सूझा है। पैसों से आइडिया? खैर मैं देखता हूं। 10, 20, हाँ 30 पैसे हैं मेरे पास। ठीक है, बाजार से एक दिया सलाई खरीद लाओ। अरे दिया सलाई के लिए 30 पैसे की फिजूल खर्ची क्यों? भैया इन 30 पैसों से तो 2 केले आएंगे और हम दोनों का डिनर हो जाएगा, समझे? वेंकू प्लीज एक बार मेरी बात मान लो। बस इतनी सी बात? अरे यार, तुम कहो तो हम आग में भी कूद जाए। तुम ठहरो, मैं अभी आया। पगला कहीं का। विफलताओं की भी कुछ हद होती है। जीना है तो नौकरी चाहिए, नौकरी मिलने तक जीना कैसा? आशा जीने के लिए प्रेरित करती है तो भूख मरने को, लेकिन निराशा इन दोनों के बीच निर्लिप्त रहने को कहती है। इसलिए मैं इस निर्णय पर आया हूं कि चीता फाइट ब्रांड दिया सलाई लीजिए चंद्रशेखर जी। लाओ वेंकू, बेरोजगार चीते से अब हमारी लड़ाई शुरू होगी और तुम देखना इस बार जीत निश्चित है। बड़े दावे के साथ कह रहे हो, कोई सपना देखा है क्या? मैं तुम्हें एक नया आइडिया बता रहा हूं। देखो ये दिया सिलाई है ना? ये हमारी बेकारी की समस्या को आसानी से सुलझा सकती है। तो तुम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आग लगा दोगे? छी 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 छी, मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। अरे भाई, हमारे लिए बनाया गया मार्ग हम ही बंद कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, मुझसे ऐसी आशा मत करो। मेरी दृष्टि में यह कार्य केवल अविवेकपूर्ण नहीं
बल्कि अमानुषिक भी है। तो फिर क्या करोगे, जल्दी बताओ, मुझे डर लग रहा है। वेंकू, तुम्हारे मुंह से डर कहना अच्छा नहीं लगता, और फिर इसमें डरने की तो कोई बात भी नहीं है। देखो, इस दिया सिलाई में 50 तीली हैं। रोज 1 तीली जलाऊंगा। दिया सिलाई की आखिरी तीली तक यदि नौकरी ना मिली तो क्या करोगे? चंद, जल्दी बताओ, क्या करोगे? मकान मालिक आया है, दरवाजा खोल दो, बाद में बता दूंगा। प्रॉमिस? हाँ भाई, प्रॉमिस। ठीक है, मैं दरवाजा खोलता हूं। अरे भाई चंद, वेंकू, क्या हो रहा है? सब कुशल तो है ना? नौकरियों की तलाश कहां तक पहुंची? हमारे पुरुषार्थ में तो कोई कमी नहीं आई है सर। हाँ, अगर स्त्री प्रयत्न किया जाए तो मैं समझ गया बेटे, उसी विषय पर बात करने के लिए आया। जी? देखो चंद्र, मेरा एक दोस्त है, रिटायर्ड तहसीलदार अनंत रमैया। नौकरी में रहते उसने 2 बेटियों की शादियां तो कर दी, किंतु एक बेटी विवाह योग्य और है। उसकी आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। वो चाहता है कि कोई बेरोजगार लड़का उसकी लड़की से बिना दहेज के शादी कर ले, तो वो किसी से सिफारिश करके उसे नौकरी दिलवा सकता है। बेटा, तुम मेरी बात मानकर उस लड़की से शादी कर लो। तुम्हारी नौकरी समस्या और उनकी दहेज समस्या दोनों एक साथ हल हो जाएंगी। मार्वलस, यही ठीक है। 1 hat on 2 heads। तुम्हारा अपना सिर तो है नहीं, ऊपर से टोपी की चिंता। देखिए सर, दूसरों की कमजोरी से फायदा उठाना अच्छा नहीं। नौकरी की तलाश में दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसी हालत में मैं उस लड़की को गरीबी के सिवा और क्या दे सकूं? अरे गोली मारो अपनी अकल को। अरे भाई, तुम तो अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में लेने के बाद ही मांग में सिंदूर भरना। क्यों, ठीक है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। सर, मैं जीवन से कोई प्रयोग या एग्रीमेंट नहीं कर सकता। यदि इस कार्य का परिणाम दूसरे ढंग का निकला तो अंधकार ही मिलेगा। अभी मैं बेकारी का अंधकार भोग रहा हूं, लेकिन उस नए अंधेरे में स्विच ढूंढने की शक्ति भी नहीं रहेगी मुझ में। अच्छी तरह सोच समझ लो बेटे। सोच समझ कर ही कह रहा हूं सर। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, यदि राय बदल जाए तो बता देना, मैं उस दोस्त से बातचीत कर लूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। यार चंद्र, तुमने एक अच्छा मौका खो दिया। पागल कहीं का। वो जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। उसके पीछे बाप, बेटी और मैं 3 प्राणियों की गांठ है, और वो गांठ कभी भी फंदा बन सकती है। तुम्हारा कहना भी सही है, किंतु आशा तो रखनी ही चाहिए। खैर, मेरे प्रश्न का तो जवाब दो। क्या पूछा है तुमने? हा? भूल गए? भाई, दिया सलाई की आखिरी तीली तक यदि तुम्हें नौकरी ना मिली तो क्या करोगे? वेरी सिंपल, उस आखिरी तीली से आत्मार्पण कर लूंगा। क्या 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 कहा तुमने? आत्मार्पण करोगे? अरे, तुम्हारी बुद्धि को क्या हुआ है? बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती तो ठीक था ना, इस तरह की परेशानी तो ना होती। तुम्हारा ऐसा सोचना भी गलत है। देखो वेंकू, तुम मुझे नहीं रोक सकते। जीवन मेरा है, जो चाहे सो करूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ दोस्त, तुम्हारा जीवन तुम्हारा ही तो है। मैं कौन होता हूं उसमें दखल देने वाला? लेकिन मेरी एक बात का जवाब दो। तुमने मुझे अपना दोस्त क्यों बनाया? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था चंदर, कोई नहीं था। तब तुमने मुझे क्यों अपनाया? बोलो बोलो चंदर, बोलो। चंदर, हम दोनों एक साथ जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, फिर मरेंगे भी तो दोनों मिलकर। ये ठीक है दोस्त के दोनों नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले तो अलग अलग हैं। इसलिए तुम क्यों निराश होते हो? इस आखिरी तिली से
मेरे जीवन का इम्तिहान होना है। अरे तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? चंदर, मैं समझता हूं यदि हम दोनों में से किसी एक को भी नौकरी मिली तो उसका फल हम दोनों भोगेंगे। ओफो, तुम तो बहस करना भी बेकार है। ये देखो, मैंने इसकी पहली तीली चला दी। अब शेष बची 49। तो तुम अपनी जिद छोड़ोगे नहीं चंदर। ओके, लेकिन एक शर्त है। क्या? इस बीच मान लो अगर मुझे नौकरी मिल गई तो तुम्हें अपना यह विचार छोड़ना होगा। ठीक है। अच्छा तो आओ मित्र, पहले यह पता करें कि नौकरी हमें क्यों नहीं मिलती। पोस्टमैन चंद्रशेखर जी। अरे पोस्टमैन साहब, आइए, आ जाइए। अच्छे तो हो, कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। छुट्टी पर थे क्या? जी जी नहीं, शाश्वत छुट्टी पर जाते जाते थोड़ा बच गया। अरे क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं थी क्या? सब तबीयत तो ठीक थी, लेकिन मेरा नसीब ही खराब है। दहेज पूरा ना लाने की वजह से दामाद ने मेरी बेटी को रीडायरेक्ट कर दिया मेरे पते पर। पर तुम तो कहते थे कि तुम्हारा दामाद खूब पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी है, किसी ऊंची पोस्ट पर है। साहब, लिफाफे पर स्टाम्प लगाने से ही काम नहीं चलता, उस पर पता भी लिखना होता है। कोरी पढ़ाई से क्या होता है? मानव कहलाने के लिए संस्कार भी होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है साहब कि विधाता ने मेरी बेटी के माथे पर ससुराल का पता ठीक नहीं लिखा। देखो भाई, इस तरह चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ लिया साहब, ढूंढ लिया। मैं 2 साल पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूं। वॉलंटरी रिटायरमेंट? जी साहब, कुछ पैसे मिलेंगे, उनसे अपनी बेटी का संसार सुधार दूंगा। बस 10-15 दिन और हैं। फिर तो तुम भी दिखाई नहीं दोगे। नौकरी नहीं तो क्या साहब, आपसे मिलने आया करूंगा। जी, वैसे मुझे आशा है साहब कि इन 10-15 दिनों के बीच आपका अपॉइंटमेंट लेटर जरूर आएगा। सुनो जी। तुम कल शाम को आ सकते हो? क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं। अगर डाक ना भी हुई तो भी आऊंगा। आपने इतने प्यार से बुलाया है मुझे, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा साहब, अब चलता हूं, डाक बांटनी है ना। वेंकू कल शाम का गया है, अभी तक लौटा ही नहीं। किसी तरह नौकरी पाकर मुझे जिंदा रखना चाहता है। बेचारा आशा जीव है। ये रही 49वीं। अब दिया सलाई में केवल एक 50वीं तीली रह गई है। दिया सलाई की आखिरी तीली। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कल हम दोनों मिलकर एक साथ चलेंगे। हाँ, एक साथ।
आओ आओ वेंकट, कैसे आए? सर, मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूं। हाँ हाँ, बोलो वेंकू, मैं क्या सहायता करूं? कुछ रुपए पैसे चाहिए? नहीं नहीं, वो बात नहीं है सर। आप तो जानते हैं कि मैं और चंद्रशेखर नौकरी के लिए कितने प्रयत्नशील हैं। हाँ हाँ। लेकिन कहीं से भी बुलावा नहीं आता सर। पिछले 2 दिनों से मैंने आखिरी प्रयत्न करके देख लिया है। मैंने लोगों के आगे हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े मैंने, लेकिन किसी ने भी दया नहीं दिखाई सर। और उधर चंद्र भी। मुझे मालूम है वेंकट राव, लेकिन मैंने कमरा खाली करने को तो नहीं कहा। फिर चंद्र इतना परेशान क्यों है? सर, चंद्र ने एक निर्णय ले लिया है। क्या? वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चला जाना चाहता है सर। मतलब? सर, आज वो दिया सलाई की आखिरी तीली से स्वयं को जला देगा। क्या? हाँ सर। सर, वो आपकी बात मानता है सर। सर, आप मेरे साथ चल के उसे समझाइए सर। केवल आप ही चंद्र को बचा सकते हैं सर। आप ही बचा सकते हैं। मेरे ऊपर एक उपकार और कर दीजिए सर, मेरे दोस्त को बचा लीजिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो वेंकू? तुम तो बच्चों की तरह रोने लगे। युवक होकर धीरज खो बैठोगे तो हम बूढ़ों का क्या होगा, जो प्रतिदिन अपना अंतिम दिन समझकर बिताते हैं। अरे वेंकू, तुम तो मुसीबत और कष्टों में भी हमेशा हंसते रहते थे। इतनी छोटी सी बात से घबरा गए? सर, ये छोटी बात नहीं है। नौकरी मिलने की आशा अब निराशा में बदल गई है। आखिर आखिर जीने के लिए कोई साधन तो होना चाहिए ना। साधन मिलेगा, साधन जरूर मिलेगा। चलो, मैं चंद्र को भी समझा देता हूं। चलिए सर, चलिए। बेटा चंद्र, खैरियत तो है ना? अरे, पोस्टमैन भी यही है। नमस्कार बड़े साहब। नमस्कार नमस्कार। कोई इंटरव्यू कॉल या अपॉइंटमेंट लेटर लाया है क्या? डिसअपॉइंटमेंट लेटर लाया है सर। वेंकू, 2 दिन से तुम कहां गायब थे? आप नौकरी ढूंढ रहे थे मुझे जिंदा रखने के लिए। चंद्र, नौकरी तो नहीं मिली कि तुम अपना निर्णय बदल दो चंद्र। तुम्हारा ये दोस्त अकेला नहीं जी सकता चंद्र। प्लीज मेरा इतना कहना मान लो चंद्र, प्लीज। बड़े साहब, आप चंद्रशेखर जी को समझाइए ना। सर, इन्हें नहीं मालूम कि बेकारी की ज्वालाओं से मेरा मन जल गया है। मेरा दुख कोई महसूस नहीं कर सकता। युवा उम्र ही ऐसी होती है बेटे। यदि अपना काम नहीं बने तो तोड़ फोड़ शुरू। छोटी छोटी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल, धरना, ये सब तो उनके जन्मजात हक हैं। यहां तक कि दहेज ना मिलने पर पत्नियों को भी जला देते हैं। उन्हें तो 2 ही रास्ते मालूम है, जलाना नहीं तो जलना। हमारे चंद्र ने दूसरा रास्ता चुन लिया, बस। मेरा मजाक उड़ा लिया ना? आप अच्छी तरह जानते हैं कि किन परिस्थितियों में मैंने ये निर्णय लिया है। इस सभ्य समाज में चारों तरफ से निराशा ही हाथ लगी है। नौकरी के लिए हाथ जोड़ने पर भी समाज ने मुझे लात मारी है। मेरे सर्टिफिकेट के एक एक अक्षर मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। बताइए, इतनी चोट खाकर मैं जिंदा रहूं किस लिए? जिस समाज ने तुम्हें लज्जित किया है उसके लिए जीवित रहना है। जानते हो समाज क्या है? समाज यानी मैं, तुम, वेंकू और पोस्टमैन, ये भी समाज है। इनमें से कोई भी तुम्हें मरने के लिए नहीं कहता। आज की युवा पीढ़ी समाज को कोसना एक फैशन समझती है। क्या आप इंटरव्यू के जरिए मिलने वाली नौकरी ही नौकरी है? चंद्र, तुम सुबह घर घर जाकर अखबार बांट सकते हो, कचहरी में टाइपराइटर रखकर लोगों की एप्लीकेशंस टाइप कर सकते हो, बैंकों के चालान, फॉर्म वगैरह भरने का काम कर सकते हो, दूध की डेयरी से दूध लाकर घरों में सप्लाई कर सकते हो। ना जाने ऐसे कितने काम हैं जो तुम आसानी से कर सकते हो। लेकिन बोलो,
बोलते क्यों नहीं? इतना लिख पढ़ पर भी अभिमान बाधा बन रहा है। अरे भाई, नौकरी के लिए दफ्तरों की सीढ़ियां चढ़ते उतरते और लोगों के सामने हाथ फैलाते समय तुम्हारा यह अभिमान कहां गया था? हैं? बोलो। सर, ठीक कह रहे हैं चंद्र। बेटे, तुम्हारे अंदर पत्थर तोड़ने की शक्ति है। उसे व्यर्थ मत गवाओ, मत गवाओ उसे। यदि तुम लोग निराश हो गए तो हम बूढ़ों का सहारा कौन बनेगा? किस उम्मीद पर जिएंगे हम? ऐसा करो चंद्र, तुम्हारे पास जो जो आखिरी तीली है उसे मुझे दे दो। उस तीली का आप क्या करेंगे? उससे मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? बड़े साहब, आप सर, बिना किसी रिश्तेदारी के आपने मुझे इतना स्नेह दिया है, अपना बनाया है। मेरे दिल में आपके लिए पिता समान आदर है। बेटे, मेरा आत्मदाह का निर्णय इतने लोगों को दुखित करेगा, इसका मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे आपके लिए जिंदा रहना है। चंद्र, आप सब लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वचन देता हूं कि भविष्य में ऐसा विचार भी मन में नहीं लाऊंगा। मैं आप सब के लिए जिंदा रहूंगा। शाबाश, शाबाश बेटे। सर, आपकी बातें सुनकर मुझ में चैतन्य जागृत हो रहा है। मेरे लिए आप भगवान हैं। काम जो भी हो उसे सहर्ष स्वीकार करके सगौरव जीवन बिताऊंगा। बड़े साहब, यदि आप जैसे दयालु आदमी ऐसे युवकों को सलाह दी तो इन लोगों का जीवन ही बदल जाए। हाँ भाई पोस्टमैन, ये तो तुम जानते ही हो कि युवाओं के अंदर अपार उत्साह, जोश, शक्ति और बुद्धि होती है। यदि उन्हें उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो ये बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, दुनिया को चौंकाने वाले काम कर सकते हैं। और यदि इनकी बुद्धि और शक्ति का सदुपयोग नहीं हो पाता तो ये विध्वंस का रास्ता अपना लेते हैं। हमारे चंद्र और वेंकू भी ऐसे ही युवाओं में से हैं। इन्हें सही रास्ता दिखाना मेरा दायित्व है। आखिर ये मेरे अपने हैं। सर, आपने हमारा मार्गदर्शन करके हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। हम लोग आज से ही एक नया जीवन शुरू करेंगे। चलो चंद्र, ये व्हाइट कॉलर जॉब की तलाश में हम बहुत भटक लिए। आज से हम अपनी जीविका खुद कमाएंगे। लेकिन चंद्र, दिया सलाई की आखिरी तीली का क्या करोगे? बेकारी को जला दूंगा सर। अब तक हमारे जीवन में अंधेरा छाया हुआ था। इस आखिरी तीली से अपने जीवन को प्रकाशित करूंगा। सर, मैं विश्वास दिलाता हूं कि दिया सिलाई की आखिरी तीली से अनेक भटके युवाओं के जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की कोशिश करूंगा। शाबाश बेटे, शाबाश। चंद्र, दिया सलाई की आखिरी तीली। अभी आप श्री के रामचंद्र मूर्ति के तेलुगु नाटक अग्गिपेट्टेलो आखिरी पुल्ला का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री बी कृष्णमूर्ति ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्वनी कुमार, बाबला कोचर, राम मैनी और जीत कौशिक। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।